Hello everyone, very good morning. Wishing you all a very happy and prosperous new year. बहुत सारे जो भी हमारे वीडियोस को व्यूज़ कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं भगवान से सबसे प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें स्वस्थ रखें। बी सेफ, आप लोग परिवार के साथ अपने खुश रहिए। इन्हीं दुआओं के साथ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। एक्चुअली में हुआ क्या कि कुछ बच्चों का एग्ज़ामिनेशन है और उनके करिकुलम में ये एक्ट है और उन्होंने मुझसे कहा कि प्रकाश सर आप इसे समझाइए। तो भाई अब आपकी डिमांड है और मुझे आपके एग्ज़ाम को देखते हुए पूरी करनी है। हालांकि मैं बायोम और फाइटोजियोग्राफिक पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने कहा कि पहले आपका एग्ज़ाम, वरीयता क्रम हमारे तो सीक्वेंस चलता रहेगा। इसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा लॉ के, तो आप लोग वहाँ से आप इसको देख सकते हैं जहाँ देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आपको कोई डिमांड है तो आप हमसे कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हमारे से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए एनवायरमेंटल साइंस एक नए डेफिनेशन के साथ। इसमें आज आप देख रहे होंगे 2 लोगो लगा हुआ है। तो हमारे आने वाले वीडियोस जो हैं वो हमारे KNIPSS के ये नए लोगों के साथ आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको मॉडिफाई किए। ये हमारे KNIPSS सुल्तानपुर का लोगो है, जो कि नई पद्धति से नया के होने वाला जो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला कॉलेज है। ये सबसे प्राउड की बात है मेरे लिए कि मैं इस कॉलेज का एक टीचर हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, माई कॉलेज एंड माई सब्जेक्ट टू। और जो ग्रीन आप देख रहे हैं तो इट मीन्स कि ग्रीन ट्रिब्यूनल, कुछ लॉ की बातें होंगी। तो शुरू करते हैं। माई सर डॉक्टर प्रकाश, और आज की क्लास है आपकी नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 की जो कथा कहानी है, उसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को मैं आपको बताऊं। एक्चुअली में चूँकि हम लोग राय डिक्लेरेशन को और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को साइन कर चुके थे, तो हुआ क्या कि 1995 में हमारे पास नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट आ गया। काम करने का तरीका और इसमें अपॉइंटमेंट और सारे प्रोसीजर्स के साथ ही आया, पर कुछ कमी थी, कुछ कमी इसमें थी। तो उस कमी की भरपाई के लिए 2009 में उस समय जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के हेड थे श्री जयराम रमेश जी, बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। तो उन्होंने जो है एनवायरनमेंट को लेकर अपने कंसर्न को रखा और इसी एक्ट को उन्होंने फिर अमेंड करा के, और अब इस एक्ट को हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट NGT के तहत जो है जानते हैं, ये 2010 में आया। तो अभी उसको भी हम लोग देखेंगे, साइड बाय साइड चलेंगे। और अगर किसी के सिलेबस में, किसी भी स्टूडेंट के सिलेबस में NGT एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट में बताइएगा, हम उसको भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, परेशान मत होइए, कहानी की तरह सुनिए। तो जो नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट है 1995 का, ये एक्ट नंबर 27 था 1995 का। ये इम्प्लीमेंट हुआ 17 जून 1995 में। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 31 सेक्शंस हैं और एक अमेंडमेंट वही 2010 में हुआ। 2010 में जब वो अमेंडमेंट हुआ तो क्या हो गया कि अब ये एक्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के नाम से जानना जाने लगा। कुछ कॉम्प्रिहेंशंस हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कंपैरेटिव आप देखेंगे, कंपैरिजन किया है मैंने। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में बना, उसको भी थोड़ा समझ लें। वो एक्ट नंबर 19 था ऑफ 2010। वो इनेक्टेड हुआ 2/6/2010 को और इन्फोर्स्ड हो गया 18/10/2010 में। तो सवाल उठता है, क्वेश्चन आता है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन कब हुआ था। नेशनल NGT का गठन 2010 में हुआ था और 18/10/2010 को हुआ था।
इसमें 5 चैप्टर है, 38 सेक्शन है, 3 शेड्यूल इसमें जोड़े गए और सब्सिडरी ऑर्डर जिसके तहत ये आया वो 2569E था, S.O. सब्सिडरी ऑर्डर 2569E। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो चैप्टर्स थे वो पहला चैप्टर उनका प्रिलिमिनरी एज यूजुअल सभी लॉ में होता है, दूसरा चैप्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, तीसरा चैप्टर ज्यूरिडिक्शन पावर एंड प्रोसीडिंग ऑफ ट्रिब्यूनल, चौथा चैप्टर पेनाल्टी और पांचवा मिसलेनियस है। ये मैं आपको एनजीटी के कुछ चैप्टर्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप एनईटी नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल का पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस हुआ, क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो चेंजेस को अगर हम कंपैरेटिव देखें तो वो बड़ा अच्छा होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी आयाम को वो बड़ा कर देता है। अब फिर इसके बाद से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में 26 नवंबर 2010 अमेंड किया गया, एक छोटा अमेंडमेंट इसमें आया। सेक्शन 26 इसमें एक फॉर्म जोड़ा गया। देखिए अमेंडमेंट में क्या हो रहा है, एक फॉर्म इसमें ऐड हुआ और बाकी सब यही रहेगा। एनजीटी एक्ट के बारे में पूछता है तो एनजीटी एक्ट मतलब 2010, ठीक है, इनएक्टमेंट डेट इतना है, इन्फोर्समेंट डेट आपका ये अक्टूबर आ जाता है, 18 अक्टूबर। इसके बाद एनजीटी को जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसमें रूल का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जो रूल इंट्रोड्यूस हुआ, भाई एक्ट बनेगा तो रूल आएगा, तो रूल का इंट्रोडक्शन 26 नवंबर 2010 को कर दिया गया। उसमें 4 चैप्टर है, रूल में 4 चैप्टर है, 26 सेक्शन है, एक फॉर्म है और जीएसआर जनरल सब्सिडरी रूल 927E के तहत आया। इस रूल का अमेंडमेंट 2012, 13, 17, 18 और 19 में किया गया। एनजीटी का जो रूल है इसका पूरा नाम क्या है, अब सुनिए इसका नाम, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ब्रैकेट में रहेगा, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर्स, सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द इंक्वायरी, ब्रैकेट क्लोज, रूल 2010। ये पूरा नाम है इसका, जो एनजीटी ट्रिब्यूनल का जो रूल है 2010 का, उसका पूरा नाम ये है। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट 2012, 13, 17, 18, 19 में हुए। फिर इसके बाद से इसी रूल में 2011 में कुछ फॉर्म्स को ऐड करते हुए एक नया उसमें ऐड रूल बनाया गया, उसको कहते हैं एनजीटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल 2011। तो रूल कई प्रकार के एनजीटी के हुए, एक रूल तो मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया, एक रूल हो गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल अमेंड हुआ था 2017 में, ये 4 अप्रैल को इनैक्ट हो गया, लागू कर दिया गया था। इसमें 37 सेक्शन हैं और 6 फॉर्म्स हैं। फिर एक एनजीटी का रूल आया 2011 में, 4 अप्रैल को ये भी आया, इसको कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रूल 2011। ये जीएसआर नंबर 295E के तहत है। इसमें कुल 4 सेक्शन है जो फाइनेंशियल पावर और ट्रांजैक्शंस को समझाते हैं। अब आइए अपने जो हम लोग आज जिसको पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। एक बार आप फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। ठीक, यह एक्ट 1995 में आया। अमेंडमेंट इसमें एक बार हुआ 2010 में, और ये अमेंडमेंट इसको बना देता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ठीक है, ये तो है नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट, पर चूंकि 2010 में जब अमेंडमेंट हुआ ना तो ये हो गया ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। और फिर इसके बाद से इसका रूल बना, इसका रूल 2010 में बना, तो एक रूल बना
मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर जुडिशियल कंसर्न को लेकर, एक रूल बना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को लेकर, और एक रूल बना फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को लेकर। तो 3 अलग अलग कॉम्प्रिहेंशन आप देख रहे होंगे रूल्स में, 3 अलग अलग चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया। अब आज जिस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा इसको देख रहा है लॉ का और उसके में NGT एक्ट 2010 है तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा, मैं उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, आपका पूरा नोट्स बनता चला जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए चैप्टर्स, पहला है प्रिलिमिनरी, दूसरा कंपेंसेशन फॉर डेथ और इंजरी टू अ पर्सन, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट, तीसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल, चौथा है जुरिडिक्शन प्रोसीडिंग ऑफ ट्रिब्यूनल, और पांचवा है मिसलेनियस। ये जो चैप्टर्स का सीक्वेंस है ये है आपका नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट का। अब जब ये 2010 में मॉडिफाई हो गया तब उसका चैप्टर का जो सीक्वेंस है वो ये है, प्रिलिमिनरी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, ज्यूरिडिक्शन एंड पावर, और चैप्टर 4 हो गया पूरा पेनाल्टी, और चैप्टर 5 हो गया मिसलेनियस। देख रहे हैं, ये सारा कुछ जो है एकदम मॉडिफाई हो गया। पर मॉडिफिकेशन भी तो होगा, तो उसी पुराने से ही हुआ। तो चलिए शॉर्ट टाइटल की बात करते हैं। शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट की बात करें तो हम लोग शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट में वही लिखते हैं जो हम लोग पहले पैराग्राफ में अपने पढ़े होते हैं, जो आपने अभी ये चीज़ देखी है, इसी को हम पैराग्राफ फॉर्म में शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट में लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, आप देख रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस एक्ट इज नोन एज नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995. इट वाज द एक्ट नंबर 27 of 1995 and implemented on 17th June 1995 with 5 chapters, 31 sections. It was amended in 2010. यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कॉपी में लिखें। आफ्टर अमेंडमेंट 2010 ये आप अपने समझने के लिए जानिए, अपने मेमोरी में इसको बैठा लीजिए कि आफ्टर अमेंडमेंट 2010 नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 बिकम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। अब इसमें जो परिभाषा है, एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट क्या है? अगर हम सिंपली किसी से पूछें, देखिए इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन, लेट मी डिस्कस। ठीक है, एक्सीडेंट क्या है? सिलसिलेवार हो रहे किसी चीज़ को, किसी घटना को हम ओवरलुक करते चले जाएं तो वो दुर्घटना में बदल सकती है। तो एक्सीडेंट में आता है कि फॉर्चून और सडन और अनइंटेंडेड ऑकरेंस, इंटेंशनली ऑकरेंस नहीं होगा, ये जान लीजिएगा। एक्सीडेंट इंटेंशनली ऑकरेंस जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, जानबूझ के किया गया दुर्घटना। एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग सडन और अनइंटेंडेड ऑकरेंस वाइल हैंडलिंग ऑफ एनी हजार्डस सब्सटेंस। भाई कोई हजार्डस सब्सटेंस हैंडल करेगा तो जानबूझ के थोड़ी ना उसको अपने ऊपर गिरा लेगा, जाहिर सी बात है, इसको तो सुसाइड कहेंगे, फिर वो केस दूसरा बन जाएगा। और यही एक्सीडेंट का डेफिनेशन मॉडिफाई हो गया 2010 में, और वहाँ जुड़ गया इंटेंशनल शब्द। एक मॉडिफिकेशन लॉ को एक नए पयाम पे ले आके खड़ा कर देता है, एक मॉडिफिकेशन, एक पॉइंट का मॉडिफिकेशन। इसीलिए लॉ जो होता है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक क्रिएशन है, ब्यूटीफुल क्रिएशन, जो आदमी को कैसे एक जो होता है, कहते हैं ना कि बिगड़ैल बच्चे को लाइन पर लाना, तो वही चीज़ है। बिगड़ैल को लाइन पर लाने के लिए वो हर लूप होल को ढूंढता है कि कहाँ इनको मैं ब्लॉक करूँ, उसी तरह ये लॉ है। तो एक्सीडेंट के दौरान, एक्सीडेंट को जो परिभाषित किया गया उसमें प्रॉपर्टी का डैमेज, इन्वायरमेंट का डैमेज, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। इसमें जो है रेडियो एक्टिव जो है पदार्थों का रिलीज होना शामिल किया गया। इसमें वॉर को नहीं जोड़ा गया। इन केस ऑफ वॉर
वॉर में हुई दुर्घटना और वॉर में हुए एक्सीडेंट्स को एनजीटी कवर नहीं करती है। बेंच मतलब ट्रिब्यूनल बेंच, चेयरपर्सन मतलब कि चेयर ट्रिब्यूनल पर्सन जो उसका हेड होगा। इन्वायरमेंट को सब आ गया। इन्वायरमेंट में तो कोई कंपोनेंट, छित जल पावक गगन समीरा है, ऑल द 5 कंपोनेंट ऑफ फंडामेंटल सर्वाइबिलिटी और ऑफ ह्यूमन बीइंग और स्पीशीज ऑन एनी प्लैनेट इन यूनिवर्सल कॉस्मिक इक्विलिब्रियम, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। छोटा सा एक आप बता रहे हैं, धूल के कण से लेकर और ब्रह्मांड के एक उल्का पिंड और किसी दूसरे ब्रह्मांड की भी बात करें, सब इन्वायरमेंट है, सारा का सारा उसमें इन्वायरमेंट में आता है। तो ये एवरीथिंग आ गया जो भी इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट को डिफाइन किया गया यहाँ पे। हैंडलिंग क्या है, अब देखिए यहाँ से आपको चीज़ें आपको याद आ रही होंगी। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट अगर आपने देखा होगा तो उसका वीडियो याद आ रहा होगा, हजार्डस वेस्ट का वीडियो देखा होगा तो आया, वो सारे डेफिनेशंस आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। वो सारे के सारे डेफिनेशन, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एक्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये सारा का सारा इसमें आपको इसमें दिखेगा। हजार्डस सब्सटेंस के बारे में, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल कौन सा इस्तेमाल होगा, व्हीकल के क्या लॉ एंड ऑर्डर्स होंगे। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि अगर कोई सरकार का सामान गोपनीयता से जा रहा है, जैसे एग्ज़ाम का कॉपी है, पेपर है, तो किसी टोल नाके पे नहीं रुकता है, उसके ऊपर वो स्टिकर लगा देता है विशेष पास, वो निकलता चला जाता है। उसी तरह जो है यहाँ भी व्हीकल्स में है, उसका सेल, ट्रांसफ़र, हजार्डस सब्सटेंस के बारे में सारा कुछ इसमें कंसीडर किया गया। एक बनाया, एक माहौल बनाया इसने, क्योंकि जो आपका नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल है, ये कह सकते हैं कि एक प्रारंभिक सीढ़ी इन्होंने तैयार की। और प्रारंभिक सीढ़ी तैयार करना ही प्रॉब्लमेटिक होता है, उसके बाद से सब चीज़ें बनती चली जाती हैं। तो प्रारंभिक सीढ़ी तैयार यहाँ पे हुई। फिर इसमें जुडिशियल मेंबर को इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि इसमें ट्रिब्यूनल था, मीन्स कि लॉ में तो वैसे भी जुडिशियल मेंबर होंगे। तो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का बात हुआ ट्रिब्यूनल में। रूल मतलब कि जो भी रूल इसके अंतर्गत बनाए गए। टेक्निकल मेंबर्स, अब आपका ट्रिब्यूनल टेक्निकल मेंबर्स की बात है। टेक्निकल मेंबर्स कौन होते हैं? टेक्निकल मेंबर वह मेंबर होता है जो जुडिशियल ना हो, बस। टेक्निकल मेंबर्स आर दोज मेंबर विच आर नॉट जुडिशियल। आप सिंपल लिख सकते हैं, टेक्निकल मेंबर्स आर दोज मेंबर्स हु आर नॉट इन जुडिशियल, मीन्स कि दे आर नॉट आइदर जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल मीन्स कि आपका नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8, क्योंकि इसके अंतर्गत आप सब चीज़ पढ़ आएगा। ट्रिब्यूनल ने कवर किया था उस समय एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ठीक है, हजार्ड वेस्ट, बायोकेमिकल वेस्ट और जो है आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट, ये चीज़ें इसके अंतर्गत मुख्यतः रखी गई। ओनर क्या है? ओनर पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, ऑक्यूपायर जिसको कहते हैं आप, हैं। ऑक्यूपायर और ओनर में थोड़ा सा डिफरेंस है, शब्दावली का अंतर है। ओनर ऑफ द प्रिंसेस इज होल सोल बॉडी ऑफ, ठीक है, होल सोल बॉडी होगा। और ऑक्यूपायर जो होगा ना, वो उसको ऑक्यूपाई करता है, बट कोई जरूरी नहीं है कि वो उसका मालिकाना हक उसके पास हो। शब्दों में, लॉ में बहुत सारा वो है, बहुत बारीकियां हैं। मैं तो इसको पढ़ता हूं तो मुझे मजा आ जाता है। अब आइए ओनर के केस में। ओनर इन केस ऑफ फर्म ऑफ, जो उसका कोई पार्टनर होगा या किसी से एसोसिएटेड होगा या कोई उसका मेंबर होगा ओनर में। इन केस ऑफ कंपनी जो डायरेक्टर, मैनेजर होगा, जो सेक्रेटरी होगा, ये सब के सब ओनर में उसमें आते हैं। ओनर के इन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए। इन केस ऑफ फर्म पार्टनर, इन केस ऑफ एसोसिएशन मेंबर, इन केस ऑफ कंपनी उसका डायरेक्टर और मैनेजर और सेक्रेटरी, ये ओनर के कंडीशन में इनके आते हैं। इसी चीज़ को अब जो एनजीटी है उसमें बड़ा कर दिया गया और चीज़ों को डिफाइन किया गया। चैप्टर 2 कंपनसेशन की बात की गई। तो कंपनसेशन पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत कंपनसेट होते हैं। इसमें वेयर डेथ एंड इंजरी ऑफ एनी पर्सन, अब देखिए वर्कमैन रूल जो मैंने आपको बताया था पब्लिक लायबिलिटी में,
वो वर्कमैन रूल यहाँ पे लगेगा। उसमें मैंने बताया था ना कि मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री में धमाका हुआ, ठीक है, उसके प्रेमिसेस के अंदर काम करने वाला उसका एक वर्कर मरा, और उसी समय उस दुर्घटना में उस प्रेमिसेस के बाहर खड़ा हुआ उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, मान लीजिए उसने पान की गुंटी लगा रखी है, वो ख़त्म हो गया, तो दोनों का जो कंपनसेशन होगा ना वो डिफरेंट होगा। जो कंपनी प्रीमिसेस के अंदर डेथ होगी तो वो वर्कमैन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसका पेनल्टी अलग, उसका जो पेमेंट होगा वो अलग होगा, और जो कंपनसेशन, और जो बाहर का डेथ होगा उसका कंपनसेशन का रेट कम होगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ पर्सन हु सस्टेन इंजरी, देखिए सेम चीज़ चल रही है, इसमें उठा कर रखा गया, उठा के उस लॉ से लिया गया, उस लॉ से लिया गया, और खटाखट इसको बनाते चले गए। पर जब ये ढांचा बनकर तैयार हुआ ना, तो एनजीटी का जो नियम बना वो बहुत सॉलिड बना, वो बहुत सॉलिड बना। अब जो पर्सन इंजरी हुआ है कौन क्लेम कर सकता है? जिसकी जो इंजरी हुआ हो, जिसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई हो, जिसकी या डेथ हुई हो, ठीक। अब जिसकी डेथ हो गई हो वो तो कैसे कंप्लेन करेगा? उसका कोई रिलेटिव, और रिलेटिव में लॉ में ब्लड रिलेशन पहले आता है, ब्लड रिलेशन रिलेटिव, या नॉमिनी उत्तराधिकारी। फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव हो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट असाइन की हो, तो वो आता है इसके अंदर में कंपनसेशन के लेने के। फिर प्रोसीजर ऑफ पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल क्या है लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए कि क्या है। प्रोसीजर ऑफ पावर ऑफ ट्रिब्यूनल है कि किसी डिस्चार्ज कर रहा हो कोई फंक्शन, किसी सिविल कोर्ट या जो है आपका 1908 अधिनियम 5 ऑफ 1908, 5 ऑफ 1908 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत कोई चीज़ आती है तो उसको संज्ञान में लेना, सम्मन करना, इन्फोर्स करना, अटेंड करना, जांच करना, उसके ऊपर जो है डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, और एविडेंस और को रिसीव करना ऑन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट। कोई भी एविडेंस एनजीटी जो है बिना एफिडेविट के नहीं रिसीव करती है, न करना चाहिए। फिर इसके बाद से जो है इशूइंग सब जो कमीशन है, एग्जामिनेशन ऑफ जो आपका विटनेसेस है, डॉक्यूमेंट का जो विटनेस करेगा उसका जो पूरा जानकारी है लेना, कौन कर सकता है, कौन अथराइज है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के, उसकी जानकारी रखना पावर। इसमें एनजीटी में जो आपका उस समय जो एनईटी थी, नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल में मैक्सिमम चीज़ें पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट और जो है से ली गई, और इसीलिए जो है इसमें बहुत सारे लैकुना थे जिसको बाद में एनजीटी ने दुरुस्त कर लिया। बाद में एनजीटी ने अपने पावर को इनलार्ज किया, पावर को बढ़ाया। अब इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड्स एंड पावर, जैसे आप वाटर एक्ट में पढ़े थे, उसी तरह यहाँ पे टर्म दे दिया गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल में एक टेक्निकल मेंबर होगा, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, ये लोग जो है जुडिशियल मेंबर्स होंगे। टेक्निकल मेंबर जुडिशियल मेंबर नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो चेयरपर्सन होगा वो जुडिशियल मेंबर होगा। जो आपका बेंच है, उस बेंच पर किस बेंच पर कौन सा केस फाइल होना है या जाना है, ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ऊपर निर्भर करता है। कौन सा सिटिंग बेंच 2 मेंबर है कि 3 मेंबर है, किस केस को हैंडल करेगा, ये बेंच का जो कंपोजिशन बनेगा 2 मेंबर का बनेगा, 3 मेंबर का बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका जुडिशियल मेंबर चेयरपर्सन जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं ये सारा का सारा चीज़। क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन और चेयरपर्सन्स क्या होंगे? जो भी चेयरमैन होगा और वाइस चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन जो भी होगा वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। चेयरपर्सन की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, और चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन अपने रिजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफिस करके सबमिट करेगा। ठीक है।
टेक्निकल पर्सन जो है उसका क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट जो है उसकी बात आती है। तो कोई भी पर्सन अगर जुडिशियल मेंबर नहीं है तो वो पहले तो अपॉइंट नहीं हो सकता इसमें एज एन जुडिशियल चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के। हाँ, टेक्निकल मेंबर जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है जिसको साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड का। जैसे इन केस ऑफ एनजीटी इन्वायरमेंट का तो होना अनिवार्य है, माने वो एनवायरमेंटलिस्ट को अपॉइंट करते हैं एज एन टेक्निकल मेंबर और अदर मेंबर। एक होता है मेंबर हो गया आपका, तो और एक होता है जुडिशियल मेंबर दो प्रकार के होते हैं, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर। जुडिशियल मेंबर होंगे वो लॉ से कंसर्न होंगे, और जो नॉन जुडिशियल मेंबर होंगे वो आपका इन्वायरमेंट से कंसर्न होंगे और टेक्निकल से कंसर्न होंगे। तो इनकी नियुक्ति होती है। फिर इसके बाद से टर्म्स क्या नियुक्ति के हैं। जो चेयरपर्सन है उसका 70 ईयर्स एज लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपका वाइस चेयरपर्सन है वो 65 ईयर। जो आपका अदर मेंबर्स हैं 62 ईयर तक अपॉइंट किए जा सकते हैं। रेजिग्नेशन और वही जो मैं बता रहा था कि प्रेसिडेंट को संबोधित करके वो दे सकते हैं, या कोई मिसकंडक्ट या मिसबिहेव का चार्ज करके किया जा सकता है। भाई ऐसा थोड़ी ना है, क्योंकि बहुत जगहों पे जो है बहुत सारे ऑफिसर्स करप्ट हैं, इवन यूएन में करप्ट है, तो वो करप्शन चार्जेस से लिप्त हैं। वो करप्शन चार्जेस में लिप्त हैं। तो करप्शन चार्जेस में लिप्त होने का मतलब क्या हुआ है कि उनको निकाला जाएगा, और निकालने का तरीका क्या होगा? सीधा टर्मिनेशन। पर्सन फाउंड गिल्टी इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड फ्रॉम इट्स पोस्ट इन केस ऑफ एनजीटी और एनईटी, इन बोथ केस। इसका आप फोटो ले लीजिए, आपका ये नोट्स भी बनता जा रहा है। बाकी ये छुटपुट है जो आपका, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको मैंने कंसीडर नहीं किया। सैलरी अलाउंसेस, टर्म्स ऑफ चेयरपर्सन, सेक्शन 14, 16, 17 एंड 18। बाकी जो मेन थे उसको मैंने कंसीडर किया है, जो आपके नोट्स और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। सैलरीज के केस में क्या है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी है टोटल। सारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चेयरमैन के पास होता है। स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल जितने भी होंगे, कुछ होंगे रेगुलर बेसिस पे, कुछ होंगे फॉर द टर्म्स, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे होंगे। फिर जुरिडिक्शन एंड प्रोसीडिंग ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का क्या पावर, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये बन जाएगा नोट्स, ठीक है। फिर मैं इसको समझाता हूँ। सेक्शन 19 कहता है कि बार ऑफ जुरिडिक्शन, क्या उसका अथॉरिटी, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या है। ये शुरुआती दौर में ही कंफर्म कर दिया गया कि जितना भी जुरिडिक्शन है, जो भी पावर का वो एक्सरसाइज करेगा ट्रिब्यूनल, वो स्वतंत्रता से करेगा, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। जुरिडिक्शन पे उसका जो है उसका कोई बार, कोई कंट्रोल नहीं है। केवल ट्रिब्यूनल के मेंबर्स उसमें रहेंगे, जो उसमें असाइंड होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा असाइंड होंगे। और बहुत ही ऑनेस्ट बॉडी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ये है, चेयरमैन के पास ये पावर होता है। सेक्शन 20 कहता है कि वो किसी भी पार्टीज़ को हियरिंग के लिए बुला सकती है, एक शॉर्ट टर्म नोटिस पे बुला सकती है, विदाउट नोटिस पे भी बुला सकती है, बेंच से केस को ट्रांसफ़र कर सकती है इस बेंच से उस बेंच पर। और जो है चेयरपर्सन के पास फुल अथॉरिटी होती है, फुल अथॉरिटी होती है किसी भी निर्णय को लेने और व्यक्ति के अपॉइंटमेंट की, फुल अथॉरिटी इन केस ऑफ टेक्निकल मेंबर एंड नॉन टेक्निकल मेंबर टू। डिसीजंस, सेक्शन 21 कहता है डिसीजंस के बारे में, डिसीजंस शुड बी टेकन बाय द मेजॉरिटीज। ये पूरा पॉइंट बेस होता है, इसमें सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। ओपिनियन, हर ओपिनियन का एक पॉइंट दिया जाता है और उस पॉइंट पे उस समय निर्णय लिया जाता था, ठीक है। फिर जो अमाउंट उसमें पेनाल्टी के रूप में डिपॉजिट होगा ट्रिब्यूनल में, वो कहाँ पे खर्च होगा उसके बारे में जानकारी दी गई। फिर
एक्सटेंडेड ऑर्डर को कोई एक्सटेंड करना है, ट्रिब्यूनल का कोई ऑर्डर है जिसको एक्सटेंड करना है, या कोई सिविल कोर्ट प्रोसीजर के अंतर्गत आ रहा है तो उस पर कैसे निर्णय होगा, ये सारा जो मसला है इसको चेयरमैन के संज्ञान में ये रहता है और डे बाय डे की रिपोर्टिंग होती है। और डे बाय डे की रिपोर्टिंग होने के बाद से फिर ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये वाइस चेयरमैन फॉरवर्ड करता है चेयरमैन को, चेयरमैन इस पर संज्ञान लेता है और फिर कार्रवाई अंतरिम की जाती है। अपील करने का जो नियम है वो है कि विदिन 90 डेज, जैसे मान लीजिए कि कोई आपने कंडम्प्ट किया जो एनजीटी में अपील हुआ, तो एनजीटी में जब अपील करेंगे आप एनजीटी में, तो आपको 90 दिन का समय दिया जाएगा और 90 दिन के समय अंतराल के अंतर्गत आप उसमें अपील कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके ऊपर जो भी बोर्ड के द्वारा पेनल्टी डिसाइड होगी वो आपके ऊपर लागू कर दी जाएगी। पहले तो पेनल्टी बहुत कम थी, अब तो करोड़ में है पेनल्टी, देते देते कंपनी की हालत ख़राब हो जाए। और जितना भी इसमें डिपॉजिटल अमाउंट है ये सब पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत जो है ये सब ट्रांसफ़र होता है। फिर नेक्स्ट है चैप्टर 5 मिसलेनियस, लास्ट चैप्टर। और लास्ट चैप्टर कहता है कि कोई भी पेनल्टी या कोई भी नियम का ट्रिब्यूनल के उल्लंघन हुआ तो 3 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों लगेगा ही लगेगा, ये जान लीजिए। अगर एनजीटी का कोई ऑर्डर का आपने उल्लंघन किया उस समय, नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल जो था, तो उस समय था कि 10 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल की जेल आपको होनी है, या दोनों हो जाएगी। अब यही जो जुर्माना है और ये 3 साल की जो जेल है ये 6 से 7 साल हो गई है, और जो आपका जुर्माना राशि है ये करोड़ में हो गया है। करोड़ में अगर कहीं एनजीटी इंटरवेन करती है किसी मामले में तो डेफिनेटली द पेनल्टी मस्ट गो अप टू करोड्स, नो डाउट, अप टू द करोड्स। क्योंकि जब बात होती है इन्वायरमेंट की ना, तो ऑन द कास्ट ऑफ इन्वायरमेंट मनी कांट रिम्बर्स इन्वायरमेंट। हम आपको एक कमरे में बंद कर दें, उस कमरे से सारा ऑक्सीजन निकाल दें, सिंपल सोचिए आप, और आपके सामने हम 1000 लाख करोड़ रुपए रख दें, क्या फ़ायदा? कैन यू रिम्बर्स दैट? कैन यू रिम्बर्स? नो। जो पानी को आज आप पोल्यूट कर देंगे वो पानी को दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी एकदम फ्रेशली ट्रीट करके आपके गिलास में नहीं भर सकती है, नहीं भर सकती है। आप भूगर्भ जल को पोल्यूट कर देंगे, नहीं भर पाएंगे, आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। आप अपने वायुमंडल को पोल्यूट कर रहे हैं तो क्या सोचते हैं कि इसको ठीक कर लेंगे? हम नहीं कर पाएंगे। दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी एयर पोल्यूशन अगर वायुमंडल में हो चुका है उसको ठीक नहीं कर सकती है। पैसे से, पेनाल्टी से या अपने किए गए गलतियों से हम पीछा छुड़ा सकते हैं, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमको भोगने ही पड़ेंगे। और ये डिज़ास्टर सीवियर है और बहुत सीवियर है, बहुत सीवियर। तो पैसा तो एक यहाँ पे काम करता है एज एन थ्रेट काम करता है कि भाई तुम अगर पोल्यूट किए तो तुम्हें 100 करोड़ की पेनल्टी है, अब देना होगा, चाहे इंडस्ट्री बिके चाहे ओनर का किडनी बिकेगा जरूर और पेड करना पड़ेगा। पैसा तो एक थ्रेट है। पर एनजीटी जो है वो पहली स्वतंत्र बॉडी बनाई जब 2010 में। उस समय जो पर्यावरण मंत्री थे ना, जयराम रमेश, ही इज़ क्वाइट एलिजिबल फॉर टेकिंग डिसीजंस, और वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, इन्वायरमेंट पे उसने, उनके काम अच्छे हैं इन कंपेरिजन टू रिसेंट प्रकाश जावड़ेकर। ही नो नथिंग अबाउट इन्वायरमेंट, उसको ABCD नहीं मालूम। हकीकत बता रहा हूँ, ABCD नहीं मालूम। ऐसे ऐसे डिसीजंस आते हैं जिसको आप पढ़ के आप ताजुब करोगे कि क्या यार, ये क्या माथा फोड़ रहे हो। यही होता है जब सचिन तेंदुलकर या कोई क्रिकेटर अगर BCCI का चेयरमैन बनता है तो अच्छा काम करता है, डिस्पाइट ऑफ कि किसी आप जो है नेता को बना दें जो 5वीं फेल हो। अब प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल जो है वो ट्रायल, पेनल कोड का जो ट्रायल है वो 193 और 219 और 228 के अंतर्गत जो है रन होता है। और
इसमें भी प्रावधान है, चूँकि पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में भी था कि गुड फेथ का नियम है, गुड फेथ में लिया गया फैसला जो है वो मान्य होता है, पर उसका भी एक लेवल ऑफ कोलेटरल डैमेज है कि उसका जो भी गुड फेथ में लिया गया डिसीजन है उसका जब कोलेटरल एनालिसिस होगा आफ्टर मैथ तो क्या कंडीशन बननी चाहिए। फिर लास्ट जो सेक्शन 31 आता है एज यूजुअल, पावर टू मेक रूल। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू मेक रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू मेक रूल इन स्पाइट ऑफ बोर्ड, इन स्पाइट ऑफ बोर्ड। थैंकिंग यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, हमारा नया लोगो भी अच्छा लगा होगा हमारे संस्थान का। कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप हमें इसमें पोस्ट कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे इसको देखेंगे वो अपने सिलेबस को देखेंगे, अगर वो उसमें NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और एक बच्चे ने कहा था कि सर आपका व्हाट्सअप नंबर नहीं दिख रहा है कमेंट में, तो मैं आपको यही बता दूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8853253249। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी बच्चे को कोई क्यूरी होगी इसके रिगार्डिंग तो हमसे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर एंड वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर। हैव अ नाइस डे, खुश रहिए।